सो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हिस्ट्री में। वन ऑफ द मोस्ट वास्ट सब्जेक्ट्स, और हम इसे बहुत बैलेंस तरीके से पढ़ेंगे। बहुत वास्ट है, कई हिस्से हम छोड़ ही देते हैं, पूरा जोश से पढ़ना शुरू करते हैं, पर कई पार्ट छूट जाते हैं। मैं पूरा कवर कराऊंगा जितना पॉसिबल हो सके। पूरा तो मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज हिस्ट्री पूरा कोई नहीं पढ़ा सकता। हिस्टोरियन पूरी हिस्ट्री कवर नहीं कर सकते, इतनी वास्ट होती है। बट एग्जाम के हिसाब से कोशिश करेंगे कि पूरा ऑप्टिमम तरीके से एग्जॉस्टिवली कवर करें। ठीक है फ्रेंड्स। और कोई लंबा वीडियो नहीं, छोटे छोटे वीडियोस में, पार्ट्स में हम लोग रेगुलरली कवर करेंगे इसको, रेगुलर वीडियोस के थ्रू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अ, हमें खास नजर क्रोनोलॉजी पर रखनी पड़ेगी, किस तरह से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो फ्रेमिंग की इवेंट्स किस किस तरह से किस ऑर्डर में हो रहे हैं, अगर वो फ्रेमवर्क दिमाग में नहीं बैठा तो रटना बिल्कुल काम नहीं आएगा आपको। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ साथ दिमाग में एक फ्रेम बनाऊंगा मैं आपके, कि आपको पता रहे किस स्केलेटन या किस फ्रेमवर्क में एक्टिविटीज या इवेंट्स हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बेटर बनेंगे आपके। ठीक है, तो सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे और पूरा कवर करेंगे पूरा ऑप्टिमम तरीके से, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बात और, हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया से, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के आसपास से। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कुछ समय बाद क्या आएगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फिर इंडिपेंडेंस मिलेगी और मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एंशिएंट इंडिया पर जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। फिर ग्रेजुअली हम लोग आएंगे मिडिवल इंडिया पर। और मिडिवल इंडिया का एंड लगभग कहां माना जाता है, जब इंडिया में यूरोपियंस की एंट्री शुरू हो गई थी। बहुत सारे यूरोपियंस आए थे हमारे यहाँ पे, डेन्स आए थे, पोर्टुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स। आखिरी में ब्रिटिशर्स परसू कर गए, बट काफी एंड तक ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, काफी वॉर्स हुई थी। तो एंट्री ऑफ यूरोपियन से कहानी खत्म करेंगे, जो ऑटोमेटिकली आज के लेक्चर से जुड़ जाएगा, क्योंकि आज हम शुरू कहां से कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और वो कहानी मिडियल वाली खत्म कहां पे करेंगे, जहां पे यूरोपियंस की एंट्री हो रही है। तो जहां से शुरू कर रहा हूं, पूरा सर्कल बना के वहीं पहुंचा दूंगा मैं आपको। ठीक, और मॉडर्न से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम सवाल यहीं से आते हैं। ठीक है, पर सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल कवर नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें एंशिएंट भी कवर करना है, मिडिवल, सब कुछ कवर करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो वही पूरी कहानियां शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं इसका। ठीक है, और फ्रेंड्स, एनसीईआरटीज, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक्स, काफी अच्छे ऑनलाइन सोर्सेज लाइक ब्रिटानिका, और कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट के सोर्सेज, इन सब का इस्तेमाल करके, कलेक्ट करके, इन सबको पढ़ाई करके मैंने वहां से कंटेंट आपके लिए लाया हूं। ठीक है, तो ये सब सोर्सेज से मैंने हेल्प ली है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, एक बात मुझे आखिरी और बोलनी थी। मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं खास एफर्ट करता हूं कि कहीं पे इनएक्यूरेसी ना, कोई गलत जानकारी ना आए। फिर भी कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, तो अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी गलती, मैं उसे दोबारा चेक कर लूंगा। अगर गलती हो गई तो फिर मैं करेक्शन डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। तो जब भी वीडियो पूरा देख लेते हो ना, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, कोई करेक्शन तो नहीं। कोशिश पूरी की कि बिल्कुल ना हो ऐसी कोई गलती, पर अगर हो जाती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए हिस्ट्री शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स, लगातार वीडियोस आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक करके जाया करो। और कमेंट्स प्लीज, आपके कमेंट्स अच्छे हो या बुरे, भाई बुरे कमेंट्स भी मोस्ट वेलकम। चैनल आपका है, आपके कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर जाया करो। ओके, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी ब्रिटिश की, उससे कहानी शुरू करेंगे। हर फैक्ट यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, तो हर फैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, 31 दिसंबर 1600, 1600 में बनी थी। एंड किसने बनाया था, कैसे बनी थी, इट वॉज एस्टैब्लिश एज पर द रॉयल चार्टर बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एलिजाबेथ वन। ठीक है, अब जो कंपनी थी, उन्होंने भेजा था कैप्टन हॉकिंस को। कहां भेजा था, कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर 1608 में। तो जहांगीर जो उस समय मुगल एम्परर थे, उनके कोर्ट में कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस आए थे। क्यों आए थे, कारण जानते हो आप, वो अपनी फैक्ट्री यहां बनाना चाहते थे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस विजिट वाज टू सिक्योर परमिशन टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये जो फैक्ट्रीज की हम लोग बात करते हैं, ब्रिटिश एरा में यूरोपियन जब आए थे, ये वो मशीनों वाली फैक्ट्री नहीं होती, ये स्टोर हाउस की तरह होते हैं, वेयर हाउस की तरह। तो ये मत माना कि मशीनें बन के, वो फैक्ट्री नहीं है ये। क्लियर हो गया मतलब, ठीक है। बट परमिशन वॉज डिनाइड, परमिशन नहीं मिली इनको 1608 में। ये दोबारा आते रहे, इनको परमिशन मिली, पर बाद में मिली। ये देख लो, परमिशन वॉज ग्रांटेड इन 1613 फॉर सूरत। तो पहला सवाल, पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहां लगी थी, सूरत में। ठीक है, उसके बाद और लोग भी आए कंपनी के। उसके बाद कौन आए, सर थॉमस रो। ही ऑब्टेन्ड मोर ट्रेडिंग राइट्स, इन्होंने और राइट लिए। देखिए, आप जानते हैं ना,
ट्रेडिंग करने के बहाने से आए थे, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर भी बन गए और उसके बाद तो सीधे ब्रिटिशर्स हम पे रूल करने लगे। अभी वो सिर्फ एक कंपनी। ठीक, अब यहां पे देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में तो स्टैब्लिश कर लिया, उसके अलावा उन्होंने काफी और बिजनेस सेंटर्स बनाए। कहां कहां बनाए? आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच, जिसको हम भरूच के नाम से जानते हैं अभी। ठीक है, एंड ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंडेड इट्स रीच। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इनकी रीच की हम लोग बात करते हैं वो किस तरह से एक्सपेंशन हुआ। ठीक, द एंटायर टेरिटरी ऑफ दिस कंपनी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 प्रेसिडेंसीज, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कैलकाटा प्रेसिडेंसी। ठीक है, कैलकाटा या बंगाल बोल सकते हैं, मतलब एक ही। तो मद्रास, बॉम्बे या बंगाल या कैलकाटा प्रेसिडेंसी, मतलब एक ही। अब तीनों प्रेसिडेंसीज जो हैं, ये तीनों, इनकी डिटेलिंग या ओरिजिन पे बहुत नहीं जाते हैं, पर कुछ ओरिजिन के सवाल आ सकते हैं, तो थोड़ा ब्रीफ इसका देख लेते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मद्रास की जानकारी देख लीजिए। मद्रास किसने स्टैब्लिश किया था? दीज इंफॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, मद्रास वॉज एस्टैब्लिश बाय फ्रांसिस डे, और उन्होंने वहां पे सेंट जॉर्ज फोर्ट बनवाया था। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहां पे? मद्रास। कब स्टैब्लिश किया था? 1639। क्लियर है बात? चलो बॉम्बे की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने बॉम्बे कैसे लिया था? लीज पर लिया था, जो वहां के राजा थे। सो इट वॉज टेकन ऑन लीज फ्रॉम किंग चार्ल्स टू, बहुत ही नॉमिनल रेंट पे लीज पे लिया गया था। और ये ईयर कौन सा था? 1668। और आखिरी में कैलकाटा की बात कर लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक ने वहां पे 3 गांव खरीदे थे, 3 विलेजेस। उन 3 विलेज का नाम क्या था? सुतनुती, गोविंदपुर और कलिकत्ता। और ग्रेजुअली ये ग्रुप ऑफ विलेजेस कैलकाटा के रूप में डेवलप हुए और इनको फोर्टिफाई करा गया और एक फोर्ट का नाम दिया गया फोर्ट विलियम। इसलिए कई बार कैलकाटा बंगाल की जगह फोर्ट विलियम शब्द भी यूज करा जाता है। तो अगर फोर्ट विलियम बोला जा रहा है, मतलब कैलकाटा या बंगाल की बात करी जा रही है। ये विलियम नाम किसके नाम पर रखा गया? आफ्टर ब्रिटिश किंग विलियम 3। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो पूरे डेवलपमेंट है कौन से ईयर के हैं? 1690 में बात हो रही है यहां पे। क्लियर हो गया मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली स्टार्टेड एज अ कमर्शियल एंटिटी, एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक, बट यहां पे 2 इंपॉर्टेंट बैटल हुई, जिसकी हम लोग आज बात करेंगे। बाकी कहानी मैं कल करूंगा, बट ये 2 बैटल्स मुझे आज करवानी। ठीक है, सो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी या पलासी 1757 में एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 में कंपनी पॉलिटिकल पावर बन गई। कैसे? वही हम आज देखेंगे। तो पहले ये ट्रेडिंग या कमर्शियल एंटिटी की तरह आई थी, पर ये 2 बैटल के बाद, प्लासी की बैटल और बक्सर की बैटल के बाद, कंपनी क्या बन गई? एक पॉलिटिकल पावर। ठीक है, और उसके बाद 1858 तक, 1857 में क्या हुआ था? रिवोल्यूशन, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बोलते हैं हम लोग, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके अगले साल 1858 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके बाद जो भी इंडियन टेरिटरीज है वो ईआईसी से लेके कहां तक आ गई थी? ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्टली अंडर आ गई थी। तो 1858 तक जो हमारे एरियाज है उनको रूल कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। पर देयर आफ्टर इट केम अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन। ठीक, तो इन 2 वॉर्स के बाद ईआईसी ने हम पे पॉलिटिकल पावर बन के रूल किया 1858 तक। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। डेवलपमेंट सारे बताऊंगा मैं आपको। तो ब्रॉड फ्रेमवर्क बन गया। अब 2 बैटल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी। वो ट्रीटी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इस पूरी कहानी में बता दूं मैं आपको, वॉर से ज्यादा जरूरी ट्रीटी होती है, क्योंकि ट्रीटी पर सवाल ज्यादा आते हैं। ओके, देखिए, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, द रीजन फॉर दिस बैटल एंड द ब्रीफ बैकग्राउंड वॉज द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। आप जानते हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? ब्रिटेन की। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच की भी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन दोनों में हर समय टसल बना रहता था कि डोमिनेट करना इंडिया को। कुछ एरिया इनके पास, कुछ उनके पास, अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ओवरकम करें, बट दोनों में राइवलरी चलती रहती थी। ठीक है, अब देखिएगा, 1746 से इन 2 राइवल कंपनीज के बीच में कार्नेटिक वॉर्स भी हुए, इंडिया के ऊपर एडवांटेज लेने के लिए। ठीक, सो बेसिकली जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुए थे, जिनको कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं, 1746 से चालू हुए थे। इनकी सारी डिटेल में बताऊंगा आपको कार्नेटिक वॉर्स की। क्लियर है बात? अब
उसी के तहत ये वॉर भी होती है। ठीक है, ये वॉर बेसिकली एंग्लो फ्रेंच वॉर नहीं थी, पर बैकग्राउंड उससे जुड़ता है। आप देखिए कैसे। अब 1755 में सिराज उद्दौला बनते हैं बंगाल के नवाब। ठीक है, और वो अपनी अप्रोच को प्रो फ्रेंच रखते हैं। ही हैड अ प्रो फ्रेंच पॉलिसी। ठीक है, उन्होंने सिराजुद्दौला ने काफी ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट को ओवररन भी किया, इंक्लूडिंग कैलकाटा ऑक्यूपाई किया। ठीक है, और इसी में एक बहुत मेजर और काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, उसके बारे में जान लीजिए। ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, जून 20 1756 में होता, मतलब लड़ाई के एक साल पहले। इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम को ऑक्यूपाई किया, वेयर इज फोर्ट विलियम, ये बताया था मैंने आपको, कैलकाटा में फोर्ट विलियम। ठीक है, इसको जब ऑक्यूपाई किया था, क्योंकि वो ब्रिटिश की ट्रेडिंग पोस्ट थी, तो एक छोटे से कमरे में उन्होंने काफी यूरोपियंस को बंदी बना लिया था। और वो बहुत छोटा कमरा था, रात भर बंदी बना के रखा, और काफी यूरोपियंस की वहां पे डेथ हुई। तो ये बहुत बर्बरता वाला इवेंट था, मतलब कि चलो लड़ाइयां हो रही हैं, जो भी है, मारो गोली या जो भी प्रोटोकॉल से लड़ो, पर इस तरह की चीज तो नहीं होनी चाहिए। बंद कमरे में इनको, काफी यूरोपियंस को बंद करा गया था, कई लोग तो घुट घुट के मारे थे। ठीक है, डिटेल के बहुत, मतलब इवेंट के बहुत डिटेल मैंने की जरूरत नहीं, पर एक ब्रीफली बता रहा हूं। इस इवेंट ने बहुत गुस्सा या एंग्विश प्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स के अंदर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, फोर्ट विलियम में कमरा था, उसमें काफी, मतलब एक काफी घुट के बहुत छोटा सा कमरा था, और बहुत सारे लोग उसमें भर दिए थे। तो ब्लैक होल वही तो होता है, एक छोटा सा, जिसमें बहुत छोटी सी चीज, जहां पे बहुत सारा मास डेंसिटी होती है, वही ये चीज हुई थी। डिटेलिंग आपको इवेंट की और पढ़नी पड़ सकता है, बट एग्जाम के लिए तो जानना काफी है। जून 20 1756, एक साल पहले प्लासी की वॉर के। ठीक है, अब इसका बदला लेने के लिए और कैलकाटा और फोर्ट विलियम को रीऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक, ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। वो मद्रास में थे, उनको कैलकाटा रीटेक करने के लिए भेजते हैं, और इसलिए होती है हमारी बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक, अब ब्रिटिशर्स ने किसको हरा दिया, सिराजुद्दौला को हरा दिया इन बैटल ऑफ प्लासी। तो किसके बीच में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव इस तरफ से था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट था। तो इट वाज बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराज उद्दौला, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल, और इसमें सिराज उद्दौला हार जाते हैं। तो यह थी ब्रिटिशर्स की पहली जीत। अब ध्यान रखिएगा, सिराज उद्दौला को एक धोखा मिला था, डिफेक्शन मिला था। उनके जो एक बहुत सीनियर एल्डरली जनरल थे उनकी पूरी फोर्सेस के, मीर जाफर, वो ब्रिटिशर्स से मिल गए थे। डिफेक्शन करना मतलब धोखा दे देना। ठीक है, सो सिराज सफर्ड डिफेक्शन फ्रॉम एल्डरली जनरल मीर जाफर। मीर जाफर क्यों मिले, उनको लालच दिया गया था कि भाई मिल जाओ, तुमको राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे, और वही हुआ। ठीक है, अब सिराज उद्दौला को हराने के बाद ब्रिटिशर्स जीत गए, या ईआईसी जीत गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, बट ही वॉज डिस्पोज्ड इन 1760। उनको भी हटा दिया गया 1760 में, और उनकी जगह पर किसको लाया गया, मीर कासिम, जो कि सन इन लॉ थे मीर जाफर के। ही वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। तो 17 लाइन्स इवेंट समझ पा रहे हो ना, इसलिए बहुत सिंपल भाषा मैंने समझा है कि ग्रेजुअली इवेंट समझते हो आप, पूरी कहानी समझ जाओगे। ठीक है, इवेंट्स का प्रोग्रेशन समझना फ्रेंड बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो मीर जाफर को हटा के उनके सन इन लॉ, मतलब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, पर वो भी ब्रिटिशर्स के लॉयल साबित नहीं हुए। ठीक है, मीर कासिम डिड नॉट प्रूव टू बी लॉयल सबऑर्डिनेट। इस कारण से अगली या सेकेंड वॉर होती है, दिस वॉज द मोस्ट डिसाइसिव वॉर, जिसके बाद ईआईसी की सीधे पॉलिटिकल एंट्री हो जाएगी। नाम है बैटल ऑफ बक्सर 1764। किसके बीच में हुई थी, 1764 की बक्सर वॉर। एक तरफ तो ब्रिटिशर्स थे, दूसरी साइड कौन था, ब्रिटिशर्स हेक्टर मुनरो के अंडर लड़े थे, दूसरी साइड तीन लोगों ने ग्रुप बनाया था। मीर कासिम, कौन है मीर कासिम, ये देख लो आप, जो बंगाल के नवाब थे। ठीक है, फिर शुजा उद्दौला, हु इज शुजा उद्दौला, नवाब ऑफ अवध, एंड शाह आलम टू, हु वाज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम। तो ध्यान से याद कर लो, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिशर्स और किसके बीच में, सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। और बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुई थी, एक तरफ ब्रिटिशर्स थे हेक्टर मुनरो के अंडर, दूसरी साइड कौन थे, मीर कासिम, शुजा उद्दौला जो किसके नवाब है, अवध के, और तीसरे मुगल एम्परर शाह आलम टू। ठीक है, चलिए, अब ब्रिटिशर्स वन द बैटल, और यहां से हमारे देश का इतिहास बदलना शुरू हुआ। ठीक है, मीनवाइल ड्यूरिंग दिस टाइम मीर जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब ऑफ बंगाल।
तो मीर जाफर जिनको पहले हटा दिया गया था, उनको दोबारा बंगाल का नवाब इस टाइम पे बना दिया गया था। समझ गए? दोनों वॉर्स हो गई। किनके बीच में और क्यों लड़ी की रीजन समझ गए आप। अब आती है ट्रीटी, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ट्रीटीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बस इतनी कहानी आज की, देख लो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो हुई थी, देयर वर, सो इट इज नोन एज ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद, पहली और दूसरी। पहला सुन लीजिए। पहली ट्रीटी साइन हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में। शाह आलम टू कौन थे? मुगल एम्परर। तो फर्स्ट इलाहाबाद ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन, अच्छा इलाहाबाद ट्रीटी का ईयर याद रखना, 1765, वॉर के एक साल के बाद। ठीक है, कहां गया पेन यार, हाँ 1765। ठीक है, अब पहली ट्रीटी, दोनों के दिन में थोड़ा फर्क है। पहली ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल एम्परर शाह आलम टू के बीच में हुई थी। उसके फैक्ट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डेट क्या थी ट्रीटी साइनिंग की? 12 अगस्त 1765। अब देखिए इसमें क्या हुआ, दिस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। द कंपनी रिसीव द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्शन का राइट, जो कि एक पॉलिटिकल पावर ही कर सकती है। तो इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन हुई थी, ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल पावर बन चुके थे, क्योंकि उनको दीवानी राइट मिल गया। अब ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहे, ये लोगों से टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो उनको ये सिविल राइट मिला था, दीवानी राइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए इस ट्रीटी के। द कंपनी टुक द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कारा एंड इलाहाबाद फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध एंड गेव इट टू मुगल एम्परर फॉर अपकीप ऑफ हिज इलाहाबाद कोर्ट। मुगल एम्परर से क्या बोला, आप इलाहाबाद में आराम से रहिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं, मतलब वहां पे रिस्ट्रिक्ट रहिए। और उसके बदले में उनको कारा और इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट किससे लेके दिया गया? अवध वाले नवाब से लेके इनको दे दिया गया, ताकि आप अपने उस इलाहाबाद कोर्ट को अपकीप करते रहो। ठीक है, तो काफी सीवियरली डिमिनिश करी गई यहां पे पावर्स ब्रिटिशर्स की। ठीक, एंड मुगल एम्परर जो थे, मुगल एम्परर, उनको प्रॉमिस करा गया कि उनको एक एनुअल पेंशन मिलेगी। कितना? 26 लाख रुपीस की, इन रिटर्न ऑफ दीवानी राइट्स। तो दीवानी राइट ब्रिटिशर्स को मिल गए, उसके बदले इनको 26 लाख एनुअल पेंशन का गारंटी करा गया। ठीक है, उसके अलावा अ प्रोविजन ऑफ रुपीज 53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर द निजामत फंक्शंस। निजामत फंक्शंस क्या होते हैं? जुडिशियल फंक्शंस, पुलिस, डिफेंस और मिलिट्री। इसके डिटेल में भी आपको बताऊंगा, निजामत के बारे में थोड़ी बात करेंगे, ये पॉइंट समझ लो, डिटेल भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, डिटेल तो क्लियर होगी बात। तो 53 लाख भी कंपनी को पे करने पड़ेंगे इनको, क्यों? निजामत फंक्शंस के लिए। अब देखिए दूसरी ट्रीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी 16 अगस्त 1765, सेम ईयर है, 4 दिन के बाद। इट वॉज साइन बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शुजा उद्दौला। हु वाज शुजा उद्दौला? नवाब ऑफ अवध, अवध के ये नवाब थे। ठीक है, अब ट्रीटी के पैक्ट्स या जितने भी फैक्ट्स हैं वो देख लो आप। ये जो पैक्ट होता है उसके बीच में, अवध, ठीक, अवध वॉज रिस्टोर्ड टू द नवाब एक्सेप्ट दो डिस्ट्रिक्ट, कारा और इलाहाबाद। ये किसको दिए थे? शाह आलम टू को। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरा अवध नवाब को वापस करा गया। ठीक, बट नवाब वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ ब्रिटिश कंटिजेंट एट हिज ओन एक्सपेंस इन अवध। उन्हें कंटिजेंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक, अपने खर्चे पर। द कंपनी वॉज ग्रांटेड फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन अवध। फ्री ट्रेडिंग राइट्स, वापस करेंगे एरिया पर अच्छी खासी कंडीशन से वापस करते हैं, तो बहुत चालाक हैं ये लोग। और एक बात और, 50 लाख रुपीज इज टू बी पेड टू द कंपनी एज, अब यहां देख लीजिए, वॉर इंडेमनिटी, वॉर वर्ड ऐड कर लीजिए, वॉर इंडेमनिटी के तौर पर 50 लाख रुपए इन नवाब ऑफ अवध को देना पड़ेगा, मतलब जो वॉर में नुकसान हो उसके लिए। ठीक है, सो वॉर इंडेमनिटी के फॉर्म में शुजा उद्दौला जो नवाब ऑफ अवध है उनको ब्रिटिशर्स को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ट्रीटी क्लियर हो गई आपको। अब यहां देखिएगा, सो बेसिकली ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद साइन किसके बीच में हुई थी? एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ कौन थे? शुजा उद्दौला और शाह आलम टू। इस कारण से द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड दीवानी इन बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। और इससे बनती है ईआईसी पॉलिटिकल पावर, नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, और पहला बंदा जो चार्ज लेता है ईआईसी की तरफ से, उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। सो रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, बंगाल। ठीक है, एंड 1772 में पोस्टिंग होती है वॉरेन हेस्टिंग की। ठीक है, सो वॉरेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड इन 1772 एज द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम
या बंगाल बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी वॉरेन हेस्टिंग की बात करने वाले हैं, कौन से एक्ट आए उस टाइम पे, क्या डेवलपमेंट हुए, किस तरह से एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिशर्स का, पूरी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। एक आखिरी बात समझिए फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, फिर ये फाउंडेशन यहां पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे, जरूरी बात सुनिएगा। डिटेलिंग बाद में करूंगा, पर फाउंडेशन मुझे आज बतानी है। डुअल सिस्टम, एक डुअल सिस्टम सेटअप हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के अंडर बंगाल में, और वो क्या था? देखिए, प्रशासन में दो चीजें होती हैं, एक होती है दीवानी और एक होती है निजामत। दीवानी मतलब सिविल राइट्स, फॉर एग्जाम्पल टैक्स कलेक्शन के राइट्स, टैक्स कलेक्शन। और निजामत क्या होती है? निजामत में आता है आपके जुडिशियल राइट्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स एक्सेट्रा, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस, वो सब पावर निजामत में आती है, और सिविल राइट्स दीवानी में आते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब यहां पर जैसे आज भी आप देखते होंगे, जो हम अपॉइंट करते हैं बेसिकली पर्सन, क्या कलेक्टर कौन होता है? दो नाम होते हैं, डीएम और कलेक्टर। कलेक्टर इज वही इंसान डीएम कहलाता है, और वही इंसान हमारे आज के टाइम में कलेक्टर कहलाता है। पर जब टैक्स कलेक्शन की बात होती है, रेवेन्यू राइट्स की बात होती है, तब वो इंसान कलेक्टर कहलाता है। पर जब वही इंसान जस्टिस देता है, क्रिमिनल जस्टिस या जुडिशियल पावर यूज करता है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो तब डीएम बोलते हैं, और यहां पे उसको कलेक्टर बोलते हैं। तो पावर सेम इंसान में, पर तब अलग थी, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो अग्रीमेंट हुआ था हमारा इलाहाबाद का, उससे पहले दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स दोनों किसके पास थे? बंगाल में जो नवाब थे उनके पास। पर इस ट्रीटी के बाद दीवानी राइट्स किसके पास आ गए थे? ये दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के बाद, बताया था ना मैंने आपको, बंगाल, उड़ीसा, बिहार के दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स किसके पास आ गए? ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। पर निजामत के राइट अभी भी किसके पास थे? नवाब के पास। इसलिए ड्यूल सिस्टम, पहले निजामत और दीवानी दोनों नवाब के पास थी, अब निजामत नवाब के पास और दीवानी ब्रिटिशर्स के पास। पर एक ट्रिक है यहां पे, कहने को निजामत पावर्स किसके पास थी? नवाब ऑफ बंगाल के पास। पर एक डेप्यूटी सूबेदार अपॉइंट होते थे, डेप्यूटी सूबेदार, जो इन मामलों को संभालते थे, निजामत की चीजों को संभालते थे। और डिप्यूटी सूबेदार कौन अपॉइंट करता था? किसकी परमिशन से अपॉइंट होते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। तो डेप्यूटी सूबेदार के अपॉइंटमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, और कंपनी या ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना डिप्यूटी सूबेदार को हटाया भी नहीं जा सकता, ठीक। और पूरा रेवेन्यू तो कौन कलेक्ट कर रहा है? ब्रिटिशर्स। तो इन पावर का नवाब करेगा क्या? ही गॉट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो मनी। मनी सारा किसके पास था? दीवानी राइट में ब्रिटिशर्स के पास। तो ये था सिस्टम ड्यूल सिस्टम का, कि पहले मैं रिपीट कर दूं, दोनों राइट्स दीवानी और निजामत, दीवानी और निजामत किसके पास थे? नवाब ऑफ बंगाल के पास, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ? 1765 की जो ट्रीटी इलाहाबाद थी, उसके बाद क्या हुआ? दीवानी राइट्स किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। पर निजामत राइट किसके पास रहे? नवाब के पास, वो भी पार्शियली, क्योंकि डेप्यूटी सूबेदार की पोजीशन पे कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का, ठीक है। और पूरा पैसा तो इधर ही जा रहा था, तो बेसिकली जिम्मेदारी सारी इनको दे दी, पर पैसा सारा यहां पे आ गया। तो बहुत पार्शियल और एक बहुत पपेट टाइप की ड्यूटी बची नवाब की यहां पे। क्लियर? तो दिस वाज द ड्यूल सिस्टम। इस सिस्टम को बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने अबॉलिश भी किया था, जिसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली कहानी, नेक्स्ट लेक्चर वॉरेन हेस्टिंग से शुरू होगा। यह फाउंडेशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में। अब कहानी धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊंगा सारे फैक्ट के साथ। क्लियर रही बात? आज की कोई डाउट तो नहीं है? तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर हिस्ट्री का। कल कहानी आगे बढ़ाएंगे वॉरेन हेस्टिंग के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज फीडबैक जरूर देना फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर का कंटेंट सही लगा या नहीं, इस तरह से आगे बढ़ा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए होगा, बताइएगा जरूर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।